हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए, जो एम.एड वाले विद्यार्थी हैं, एम.एड सेकंड सेमेस्टर वाले, उनके यहाँ पर ये चल रहा था, हम लोगों का पेपर 4 चल रहा था उनके लिए, लेकिन अचानक से बीच में बंद हो गया क्योंकि हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया कि हम एक भी वीडियो अपलोड कर पाएँ। बिल्कुल टाइम नहीं मिला, बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए। तो आज भी बिज़ी हूँ, कल भी बिज़ी हूँ, बिज़ी बहुत हूँ, लेकिन अब एम.एड के एग्ज़ाम भी तो आने वाले हैं ना, इसलिए आज से पुनः हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका ये एम.एड सेकंड सेमेस्टर का पूरा प्रोग्राम, ठीक है। तो 4th पेपर चल रहा था, आपको याद ही है। 4th पेपर की 3 यूनिट पूरी हो चुकी थी, अब चौथी और 5वीं यूनिट रह गई है। तो आज हम चौथी यूनिट को देख लेते हैं, कल 5वीं को देखेंगे, ठीक है। आप लोग बिना देरी किए जल्दी देखते जाना। याद रहे, सेकंड सेमेस्टर है, पेपर ये है टीचर एजुकेशन फर्स्ट वाला, एम.एड सेकंड सेमेस्टर। 3 यूनिट हो चुके हैं, चौथी आज देख रहे हैं, 5वीं कल देखेंगे। ओके, चलिए, और बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, यूनिट देख लीजिए, 3 यूनिट यहाँ तक हुई हैं। चौथी ये है इशूज़ एंड चैलेंजेस इन टीचर एजुकेशन। क्या क्या इशू हैं, क्या क्या चैलेंज आते हैं टीचर एजुकेशन में, तो हम लोग ये वाली यूनिट अभी देखेंगे यहाँ तक, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए, ये है यूनिट 4। इसमें दे रखा है शिक्षक शिक्षा से संबंधित मुद्दे व चुनौतियाँ, यानी कि इशूज़ एंड चैलेंजेस इन टीचर एजुकेशन। तो यहाँ से पहले जो प्रश्न है वो है नवाचार। नवाचार क्या है? नवाचार का मतलब है नया आचरण, नया आचार, नया व्यवहार, ठीक है। नवाचरण का मतलब यही है कि आपके विचार में, व्यवहार में और वस्तु में, अभी आप जो काम कर रहे हो, है ना, अभी आप जो भी कोई काम कर रहे हो, यदि आप उसी काम को कुछ दिन बाद करते हो और उसमें कुछ नयापन लेकर आते हो तो वही नवाचार कहलाता है। यानी कि आपके आचरण में होने वाला परिवर्तन, जो कुछ गुणात्मक परिवर्तन हो, कुछ नया लेकर आए, वो नवाचार है। आपके विचार में, व्यवहार में या वस्तु में, इन तीनों चीज़ का ध्यान रखना। आपके विचार में, व्यवहार में या वस्तु में कोई भी नया परिवर्तन हो, गुणात्मक दृष्टि से जो भिन्न हो, अभी जो चल रहा है इससे थोड़ा सा चेंज हो, डिफरेंट हो, ठीक है, वही नवाचार है। ओके, तो H.G. बर्नार्ड ने क्या कहा था, ये देख लेना। हमने यहाँ हाईलाइट कर दिया है, आप इन हाईलाइट पॉइंट्स को पढ़ लेना, आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि समय हम पे बहुत कम है, इसलिए हम बहुत जल्दी जल्दी ये वीडियो बनाएंगे। ओके, तो आप परेशान नहीं होना, हमने हाईलाइट इतना कर दिया कि आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ नवाचार के बारे में दिया गया है, आगे देखिए। अब देखो, जैसे ये वाला पेज है ना, ये आप जब नवाचार यानी कि नया कोई काम करते हो, नया व्यवहार आता है आपका, या नया कोई वस्तु या नई मतलब कोई गुणात्मक परिवर्तन जो हो रहा है, तो आप वो परिवर्तन किस किस प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है। वो परिवर्तन किस किस, ये वाले परिवर्तन किस किस प्रकार से हो सकते हैं आपके आचरण में, आपके व्यवहार में, आपकी वस्तु में। तो ये सारे चीज़ दी गई हैं यहाँ पर कि इस प्रकार से नवाचार हो सकता है। प्रणाली उपगम का प्रयोग करके, कंप्यूटर का प्रयोग करके, ग्रीष्मकालीन पत्राचार के द्वारा, समाज उपयोगी कार्य द्वारा, मस्तिष्क उद्वेलन और दूरस्थ शिक्षा के बारे में, ठीक है। ये सारी चीज़ यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। समझ समझ के पढ़ोगे तो हाल समझ आएगा आपको। तो पहला ये प्रणाली उपागम ही है, ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेना, हाईलाइट हमने कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो पॉइंट्स हैं आप देख रहे हो ना, ये वाले, यही पॉइंट हैं आगे वाले पेज में। चलिए, ये देखिए यहाँ पर संगणक सहायक अनुदेशन, यानी कंप्यूटर के द्वारा। आजकल तो आप जानते हो कंप्यूटर के बिना कुछ हो ही नहीं रहा है, तो नई नई चीज़ें उससे पनप रही हैं, नई नई चीज़ें उससे बन रही हैं, नए नए व्यवहार, नए नए विचार, नई नई वस्तुएं, सब निर्माण हो रहा है कंप्यूटर द्वारा, है ना। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। हाईलाइट कर दिया, देखो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको पढ़ लेना बस एक बार, ठीक है। ये सब हाईलाइटेड पॉइंट से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट आप लेते जाओ, हम समझा नहीं पाएंगे अभी थोड़ा सा, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है हमारे पास, समझिएगा आप इस बात को। ओके, चलिए, अब देखिए सामुदायिक कार्य, सेवा कार्य। जब व्यक्ति समुदाय में रहता है तो नई नई चीज़ों को सीखता है वो, कि मुझे कैसे किसके साथ कौन सा व्यवहार करना है। यहाँ पर व्यक्ति हर चीज़ सीख लेता है, और कि किससे प्रेम करना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, तो ये भी तो नवाचार ही है। तुम आज किसी के संग कैसा व्यवहार कर रहे हो, और कल जब तुम्हें पता चल गया, आज तुम्हें पता चल गया कि वो व्यक्ति अच्छा, तो उसके लिए तुम कुछ नया व्यवहार करोगे, अच्छा व्यवहार करोगे, जो गुणात्मक रूप से भिन्न होगा आज से, है ना। तो बस यही सब है। तो यहाँ पॉइंट्स दिए हैं, दूरस्थ शिक्षा के बारे में दिया है, इसको भी देख लेना, मस्तिष्क उद्वेलन, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में यहाँ दे रखा है। ब्रेन स्टॉर्मिंग से मतलब क्या है,
कि आपकी कल्पना शक्ति का विकास कैसे होता है, सृजनात्मकता की जो चीज़ें हैं वो आपके अंदर कैसे आती हैं, मस्तिष्क से ही तो रिलेटेड है ये, है। तो आज आपने रोटी बनाना सीखा है, अब कल क्या करोगे? कल आप कुछ ऐसा करोगे कि आप भटूरे बनाना सीख जाओ है ना। आज आपने सीखा कि आप खेल खिलौने बना रहे हो, कल आपने हो सकता है आपने राइफ़ल बनाना सीख लिया, तो नवाचारी तो है ये, ठीक है। ये आपके माइंड से ही तो रिलेटेड है, आपके मन से ही तो जब सृजनशीलता आई आपके मन में तभी तो आपने सब काम किया, ठीक है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग ये होती है। दूरस्थ शिक्षा आप जानते हो, क्लास में बैठकर शिक्षा नहीं ले पा रहे हो, घर में बैठकर शिक्षा ले रहे हो इंटरनेट के थ्रू, तो ये सब दूरस्थ शिक्षा में आता है, ठीक है। पत्राचार शिक्षा, दलगत यानी कि टीम टीचिंग, ये सब बहुत ईजी पॉइंट है, आप देख लोगे आपको एक बार समझ आएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट इसका लेते जाइए, हम लोग आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। गुड। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखा अध्यापक शिक्षा में आधुनिक प्रवृत्तियों पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि जो मॉडर्न इश्यूज़ हैं टीचर एजुकेशन में वो क्या क्या हैं, वो क्या क्या हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि अंतर्वैषयिक और एकीकृत या समाकलन उपागम, ठीक है। अंतर्वैषयिक का मतलब क्या है और एकीकृत का मतलब क्या है? एकीकृत का मतलब ये है जैसे EVS में सारी चीज़ जोड़ दी हैं, क्या क्या जोड़ दिया गया? ज्योग्राफी भी आती है उसमें, है ना, उसमें साइंस भी आती है, ओके। उसमें कभी कभी हिस्ट्री भी दे देते हैं, पक्षियों के बारे में, किस किस चीज़ के बारे में, सब चीज़ देते हैं। तो ये हो गया एकीकृत शिक्षा। और अंतर्वैषयिक क्या है? एक विषय के साथ दूसरे विषय को जोड़ दिया जाए। ये तो एकीकृत तो ये था कि एक ही किताब में सारी चीज़ भर दी गई, ठीक है। एक ही किताब में सारी चीज़ भर दी गई, ये हो गया एकीकृत शिक्षा। अंतर्विषय की होता है जैसे कि आप समझो कि शिक्षा मनोविज्ञान है, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान है। अब शिक्षा मनोविज्ञान में ही हम क्या करेंगे, शिक्षा को देख रहे हैं और मनोविज्ञान भी देख रहे हैं, तो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे को रिलेटेड हैं ये, है ना, दोनों ही चीज़। तो यहाँ हम इस तरह दिखेंगे, लेकिन यहाँ तो एक ही किताब में सारी चीज़ भर देंगे, लेकिन यहाँ अलग अलग हैं पर दोनों को रिलेट करके देखेंगे, ठीक है। एकीकृत शिक्षा में आप समझ नहीं पाते हो कि कौन सी चीज़ कहाँ से ले ली गई है, क्या ज्योग्राफी से है, क्या साइंस से है, क्या हिस्ट्री से है, क्या सोशलॉजी से है, आप नहीं समझ पाओगे। सारी चीज़ इसमें EVS में भर दी गई हैं एकीकृत शिक्षा में। लेकिन अंतर्वैषयिक में दोनों चीज़ अलग अलग होंगी, पर आप इन दोनों को रिलेट करके देख पाओगे, है ना, ये ध्यान रखना, ये अंतर होता है थोड़ा सा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। एक बार रिवीजन कर लेना, एक बार पढ़ लेना, फिर अगली बार जब आपका पेपर आने वाले हैं जल्दी ही, फिर उसका रिवीजन कर लेना, आपको आराम से हो जाएगा, समझ जाओगे आराम से, ठीक है। आराम से पेपर में कर ले जाओगे। अभी एक बार पढ़ने की आवश्यकता है और उसके बाद फिर रिवीजन ज़रूर करना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ एक अच्छे अध्यापक के गुण क्या क्या होने चाहिए, तो 3 चीज़ होनी चाहिए मुख्य रूप से। ज्ञानात्मक विशेषता होनी चाहिए, भावात्मक और क्रियात्मक, यानी कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर स्किल क्वालिटी, ये होना चाहिए। क्योंकि ये सब चीज़ होंगी तभी वो टीचर विद्यार्थी के बारे में जान पाएगा कि विद्यार्थी है कैसा, विद्यार्थी के संग हमें कैसी भावना प्रस्तुत करनी है, कैसी क्रिया उससे करानी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होना आवश्यक है एक अच्छे अध्यापक के अंदर। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी चीज़ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे। अभी टाइम कम है इसलिए हम इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं। टाइम हमारे पास कम क्या बिल्कुल है नहीं, बहुत ही कम टाइम है और काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा इसको, है ना। जो भी बात नहीं समझ आई यदि कोई चीज़ इनमें से, तो आप बताना, हमने हाईलाइट कर दिए सारे पॉइंट्स, वैसे तो नहीं समझ आए तो बोल देना आप। अब यहाँ देखो, अब यहाँ कंप्यूटर के बारे में दे रखा है जिसे आप रोज़ पढ़ते हो। कंप्यूटर, ये देखो, शिक्षक शिक्षा में कंप्यूटर का अर्थ, कार्य प्रणाली, उपयोग एवं सीमा, ये सारी चीज़ बतानी है। तो भाई कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, वर्किंग सिस्टम क्या है, इसका यूज़ क्या है, इसके मेरिट डीमेरिट्स क्या है, ये सब इसमें दे रखा है। हालांकि हम सभी लोग जानते हैं क्योंकि दैनिक जीवन में हम लोग इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग को सबको पता है। लेकिन फिर भी आप लोग इसे पढ़ रहे हैं ताकि एक आपको एक आइडिया हो जाए कि हाँ किस तरह हमको लिखना है इसके बारे में, ठीक है। और हाँ, इस बार आपके जो पेपर होंगे वो थ्योरी बेस होंगे, आपको रिटन में पेपर लिखना है, ऐसा सुना है हमने। अब देखते हैं क्या होता है, रिटन में बताया गया है अभी, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। कंप्यूटर के बारे में ये सारी चीज़ें, ये यहाँ कंप्यूटर का इतिहास दे रखा है,
कि पहले किसने किया था, चार्ल्स बेबेज जिसके पिता माने जाते हैं, सबसे पहले इन्होंने कंप्यूटर बनाने की कोशिश की, लेकिन ये बना नहीं पाए थे। तो उसके बाद ही फिर ये हार्क कंप्यूटर जो था, सबसे पहला कंप्यूटर था, अंकीय कंप्यूटर था सबसे पहला, ये हार्क कंप्यूटर। तो इसको हार्वर्ड एकेन ने बनाया था, ठीक है, सबसे पहला अंकीय कंप्यूटर था ये, देख लीजिए इसको। अब कंप्यूटर की कार्य प्रणाली क्या है, वर्किंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, यहाँ ये देखा, आप सब जानते हो इनपुट आउटपुट ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें, प्रोसेसिंग और ये कंट्रोल यूनिट, आउटपुट, है ना, मेमोरी, स्टोरेज यूनिट, ये सब होती हैं, सभी जानते हो, रोज़ देखते हो आप लोग, रोज़ यूज़ करते हो ना। चलिए चलते हैं हम लोग आगे। ये देखिए यहाँ दे रखे हैं कंप्यूटर के प्रकार दे रखे हैं यहाँ पर। अब जो आपने देखा ना इनपुट आउटपुट, ये सारी चीज़ ये इसमें है, देखिए क्या क्या है इसमें, सारी चीज़ हैं, अभी आपको बताया था कि कीबोर्ड क्या होता है ना, और कहाँ कौन सी प्रदर्शित की जा रही है, इसे देख लेना एक बार। अब देखो कंप्यूटर के प्रकार, एक होता है वर्किंग सिस्टम के आधार पर और दूसरा होता है साइज़ के आधार पर, ये सब यहाँ दे रखे हैं, बहुत ईजी हैं, आराम से एक बार में समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, पढ़ लेना, हाईलाइट कर रखा है, आराम से देख ले जाओगे, ठीक है। चलिए ये कंप्यूटर के प्रकार दे रखा है साइज़ के आधार पर, मिनी कंप्यूटर, सुपर मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, ये सब दे रखे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, फिर चलते हैं आगे। चलिए ये देखिए, अब ये कंप्यूटर के लाभ दे रखे हैं, लाभ क्या क्या होते हैं कंप्यूटर से, तो भैया इन लाभों को आप रोज़ देखते हो अपने डेली रूटीन में, वही लाभ हैं, नथिंग स्पेशल, वही लाभ हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, एक बार अपनी नज़रों के सामने गुस्से गुजार जरूर लीजिएगा, जिससे आपको लिखने में तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है। देख लीजिए, यदि हाँ एक बात और, यदि आपको वीडियो क्लियर नहीं सब दिखाई दे रही है तो ऊपर 3 पॉइंट होंगे वीडियो के, उसे हाई क्वालिटी कर लेना आप, ठीक है, हाई क्वालिटी, जिससे आपको एकदम हर चीज़ समझ में आ जाए। ओके चलिए ये हो गया, ये हो गया था ना, हाँ चलिए ये हो गया, आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और वहाँ ये प्रश्न पूरा हो गया था ना, ये पीछे वाले पेज में देखो, कंप्यूटर वाला पूरा हो गया था प्रश्न, ये यहाँ पर ये वाला प्रश्न स्टार्ट हो गया, ये संस्थागत नियोजन, इसका अर्थ बताना, यानी इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, इसके बारे में बताना है, इसका अर्थ क्या होता है, विशेषता क्या होती है, उद्देश्य क्या होता है, कार्यक्षेत्र क्या होता है, ये बताना है। तो हम लोग इस बात को अब देखेंगे अगले पेज में, ठीक है। ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए चलते हैं। अब संस्थागत नियोजन के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, जब किसी इंस्टीट्यूशन में प्लानिंग की जाती है तो उससे क्या क्या होता है, सब जानते हैं ना, कि हम ये चाहते हैं कि हमारी जो संस्था है उसका उत्तर विकास हो, वो बढ़े, लोगों की समझ विकसित हो, बहुमुखी विकास हो हमारी संस्था का, लोग हमसे आकर जुड़ें और सब लोग अपने हिसाब से बात कर सकें वहाँ, ये सभी तो सोचते हैं ना, तो वही सब कुछ है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, कार्यक्षेत्र क्या है, दे रखा, उद्देश्य क्या है, कार्यक्षेत्र क्या है, समस्या क्या है, ये सब याद रखा है, ठीक है। और लास्ट वाली लाइन को देखिए, शैक्षिक दूरदर्शन बंद परिपथ और टेली कॉन्फ्रेंसिंग, इस पर लेख लिखना है, ठीक है, इस पर लेख लिखना है। तो आगे के पेज में हम वही देखने वाले हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इधर टीवी आ गई, टीवी तो सबके घर में होती है ना, वही टीवी है, टीवी से क्या क्या आपको मिलता है वही सब आपको यहाँ लिखना है, ओके। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, नहीं लिया तो जल्दी ले लीजिए फटाफट से। टीवी है ये, टीवी देख लीजिए, आपको क्या क्या उससे मिलता है, आपको वही सब लिखना है यहाँ पर। दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई, वो यहाँ दे रखा है 1955 में, और 1955-56 में ही शैक्षिक समस्याओं के निराकरण के लिए भी दूरदर्शन चला था, ठीक है। सबसे पहले दिल्ली में चला था, ये ध्यान रखना, सबसे पहले दिल्ली में चला था, और उसके बाद मुंबई, पुणे, यहाँ हर जगह चला था, ठीक है। चलिए
इसे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। यहाँ देखिए इसको, दूरदर्शन के शैक्षिक उपयोग क्या क्या हैं वो आप देख लीजिए, यहाँ है लिखा हुआ है ये सब, ठीक है, पढ़ लेना इसको। और इसके गुण क्या है, दोष क्या है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आएगी, ठीक है। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई शब्द नहीं समझ आ रहा हो तो आप मैसेज कर देना, ठीक है, कमेंट कर देना। वैसे इजी है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 बार पढ़ोगे समझ आ जाएगा आपको। चलिए जी आगे चलते हैं। ये देखिए, अभी आपने टीवी के बारे में सुना, हाँ पढ़ लिया। अब टीवी के बाद यहाँ पर देखिए, बंद परिपथ दूरदर्शन, यानी कि ये जो क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। देखिए 2 प्रकार के होते हैं ये, खुला और बंद, और तीसरा सैटेलाइट टीवी, 3 होते हैं ये, ठीक है। इन्हें पढ़ लेना आप, सब हाईलाइट कर दिए हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े और आप एक बार में समझ जाओ। ओके, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, फ़ोन करते हो आप, फ़ोन वही टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है। लेकिन कभी आप वीडियो कॉल करते हो तो वो भी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है, ठीक है। कभी आप कंप्यूटर से फ़ोन करते हो, वही सारी चीज़ें हैं इसमें। ओके, चलिए इसके लाभ क्या हैं, इसकी सीमाएँ क्या हैं, ये सब दे रखा है यहाँ। आगे चलेंगे हम लोग, ये प्रश्न तैयार कर लेना, ठीक है। अब माध्यम का चयन, मीडिया सिलेक्शन कैसे करते हैं। आप सभी जानते हो कि यदि हम किसी मीडिया का सिलेक्शन करेंगे, किसी माध्यम का कोई मीडियम हम सिलेक्ट करेंगे किसी चीज़ के लिए, तो पहले ये सोचेंगे कि जिस काम को हम करने जा रहे हो उस काम, उस उद्देश्य की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, तभी तो हम मीडियम का चुनाव करेंगे। हाँ, हमारा जो मीडियम है वो उस जगह तक हमें पहुंचा देगा कि नहीं, जो मीडिया है हमारा उस जगह तो पहुंचाएगा या नहीं पहुंचा देगा, वो सारी चीज़ हम लोग देखेंगे तभी तो करेंगे, ठीक है। तो वही सब दे रखा है यहाँ पर, आप देख लीजिए। और ये वाला प्रश्न देखिए, अध्यापक ट्रेनिंग के बारे में क्या है, टीचर ट्रेनिंग के बारे में क्या है, क्यों ये आवश्यक है, वो सब यहाँ दे रखा है। हाईलाइट पूरी तरह से कर दिया है, पढ़ लेना, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बताया गया है इसमें कि सबसे पहले 1911 में लंदन में जो रोजगार विभाग था उसने ट्रेनिंग के बारे में बताया कि ट्रेनिंग होती क्या है और क्यों आवश्यक है, ठीक है, वही सब उसने बताया। अब देखिए यहाँ दे रखा है, प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों है, नीड ऑफ ट्रेनिंग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि वैसे भी आपको ये पूरा थोड़ा ना लिखना है, बस थोड़ा पढ़ोगे फिर उसके हिसाब से आपको अपना दिमाग चलाना और फिर लिखना है, ठीक है। लेकिन स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाना जिन बच्चों को इसकी आवश्यकता है। अभी तक शुरुआत नहीं की है बहुत बच्चों ने, तो भैया उन एमएड वाले बच्चों को पहुँचाना जिससे वो लोग आराम से पढ़ पाएँ, ठीक है। और कल हम 5th यूनिट करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे कल, थोड़ा सा टाइम हमें मिल जाए तो हम इसको जल्दी से करवाएँ। अब देखिए, महाविद्यालय में अध्यापकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों है, वो यहाँ दे रखा है। थोड़ा बड़ा करूँ इसे, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये 4th यूनिट फिनिश हो गई आपकी, 4th यूनिट एमएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर 4 की 4th यूनिट फिनिश हो गई। कल हम लोग 5th यूनिट को देखेंगे, ठीक है। चलिए, पूरा हाईलाइट कर दिया है। यदि आपको कुछ भी समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ओके। और प्लीज़ इस वीडियो को वहाँ तक शेयर करना जिन बच्चों को इसकी आवश्यकता है, ठीक है। और खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। हाँ, एक बात और, असाइनमेंट अभी एक भी बना नहीं है, असाइनमेंट जल्दी ही आपके सामने यहाँ रखे जाएंगे और आप लोग असाइनमेंट वैसे बना सकते हो, ठीक है। टेंशन मत लेना, जल्दी असाइनमेंट भी स्टार्ट करेंगे। असाइनमेंट 1 तारीख के बाद ही हम स्टार्ट कर पाएंगे, थोड़ा टाइम नहीं है अभी, ठीक है। लेकिन जल्दी असाइनमेंट कंप्लीट करके आपको दिए जाएंगे और आप अपना बढ़िया तरह से तैयारी कर लेना, उसे लिख लेना, ठीक है। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।